नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं कानूनी दस्तक, और कानूनी दस्तक में आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात करेंगे उसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेकर बात करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर बात करेंगे, जनहित याचिका क्या कुछ है इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अभिनव शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। धन्यवाद। पहला सवाल यहाँ पर सर आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से आप देखिए लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनना बहुत ज़रूरी है, और जब आप लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनते हैं उसका हल किस तरह से है वो रास्ता आम जनता को जब आप दिखाते हैं तो राहत लोगों को मिलती है। सबसे पहले तो जनहित याचिका है क्या? देखिए आशा जी, ऐसा है, कोर्ट्स जो हैं इनकी डिफरेंट हायरार्की है। टॉप में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद हर स्टेट या यूटी में हाई कोर्ट्स होते हैं, जिनको आप उच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद हायरार्की में नीचे हायर जुडिशरी आती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं। फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी आती है, जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सब जज और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये 4 तरह की हायरार्की है हमारे कंट्री में जुडिशरी की। सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सब जज, सीजेएम। हायर जुडिशरी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और टॉप पे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका, जिसको आप पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन बोलते हो, एक पिटीशन बोलते हैं, उसको भी मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि कुछ होते हैं इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स के। किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है, चाहे वो लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट होता है किसी कानून में उसको कोई हक है तो वो हक उसका वायलेट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है जो संवैधानिक हक है। फिर फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो लीगल राइट्स ऐसे होते हैं जो बेशक स्टैट्यूटरी नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन आम अधिकार हैं उसके। तो उससे ऊपर ये हो गए इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसी के। जब किसी का इंडिविजुअल राइट वायलेट होता है तो वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालता है, या सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। लेकिन जो जनहित याचिका होती है उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के आम पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 3-4-5 दिन से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्टेड है, तो पूरा एरिया हिट होता है, पूरी तहसील या पूरा डिस्ट्रिक्ट हिट हो सकता है। तो वहां का कोई भी एक इंसान, एक शख्स उठ के आके हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, बिकॉज उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट है। वो कह सकता है हाई कोर्ट में आके कि हमने गुहार लगाई, डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा, या अगर रिपेयर में इतना टाइम लग रहा है तो, लेकिन हम इससे हिट हो रहे हैं। तो ऐसे मसलों में हाई कोर्ट इसको पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका एंटरटेन करती है और कारण पूछती है सरकार से, डिपार्टमेंट से, कि क्या कारण है, आप इतने दिनों से बिजली नहीं दे रहे, आप इतने दिनों से पानी नहीं दे रहे। तो ये है एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन इसमें सर एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जनता हमें देख रही है और बेहतर तरीके से वो समझ रही है कि कानून क्या है, लेकिन एक दिन बिजली बंद होने से आप जनहित याचिका तो दायर नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई समय सीमा रहती है कि कितने परेशानी होती है, फिर आप जाकर कोर्ट में जा सीधा जा सकते। देखिए, समय सीमा नहीं, एक रीजनेबल अनरीजनेबल टाइम के लिए अगर किसी का कोई, देखिए एक होता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी। जिस इलाके में 5 दिन से बिजली नहीं होगी वो डिग्निटी तो नहीं, डिग्निटी उसकी हर्ट होती है। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, एक अनरीजनेबल टाइम के लिए अगर किसी को कोई उसके हक से वंचित रखा जा रहा है तो वो जनहित में जा सकता है। वो 2 दिन भी हो सकते हैं, वो 3 दिन भी हो सकते हैं। ऐसे ही पानी की समस्या हो, या कहीं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, या पर्टिकुलर इलाज के लिए मशीनरी नहीं है। जैसे अभी एक
जनहित याचिका हमारे हाई कोर्ट में ही चल रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो रिक्वायर्ड मशीन होती है दैट इज़ नॉट अवेलेबल। जब वो पिटीशन दायर हुई तो सरकार ने रिस्पांस दिया कि उसको इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, कुछ और मशीनरी लेनी है, कुछ थिएटर्स बनाने हैं। तो हाई कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है टाइम टू टाइम। तो ये भी एक जनहित याचिका है, एक आदमी का इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। तो इसलिए समय सीमा कोई नहीं होती। जो एक साधारण असाधारण सीमा, मतलब अनरिजनेबल टाइम के लिए किसी को अगर किसी राइट से वंचित रखा जा रहा है तो वो जनहित में जा सकता है। किस तरह से इसकी मदद ले सकते हैं? देखिए, जनहित याचिका जो है उसके 3 तरीके होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट तो एंटरटेन नहीं करती, पहले तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई ऐसा इशू है, ऐसी जनहित की कोई बात है जो पूरे देश को कंसर्न करती है, देश की सारी जनता को कंसर्न करती है, जैसे कोविड में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी कर रहे थे। जैसे आपको पता होगा, ऐसे 10 कि 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित में एक डायरेक्शन इशू की कि पूरे कंट्री में टिंटेड ग्लासेस वाली कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा। वो जनहित में डायरेक्शन इशू हुई थी। तो ऐसे ही जनहित में पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन दायर करने का पहला तरीका है, आप किसी एडवोकेट को एंगेज कर सकते हो। वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रूल्स बने हैं। पहले आपका कौन सा राइट वायलेट हो रहा है और कौन सी डिपार्टमेंट ने या कौन सी अथॉरिटी ने वो आपका ग्रीवेंस रिड्रेस करना है, आपको पहले उनको अप्रोच करना पड़ता है बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अगर वो रीजनेबल टाइम में आपका ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं करते, आप किसी लॉयर को एंगेज करके वो पिटीशन डाल सकते हैं। अगर आप लॉयर की सर्विसेज अफोर्ड करना नहीं चाहते, आप खुद इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि मैं खुद इसमें आर्ग्यू कर सकता हूँ, खुद कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकता हूँ। अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। आपने हॉस्पिटल को लेकर बात की, एक्सीडेंट की केसेस को लेकर बात की, क्योंकि आज हम लिटिगेशन को लेकर इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जनहित याचिका पर बात हो रही है, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बात हो रही है। आपने देखा एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने बहुत बड़ा दावा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से है, स्कूल के अंदर पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। क्या लगता है कि वहाँ पर भी लोगों को अब अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप सीधा ग्रीवेंस सेल में डाल सकते हैं, बाय स्टेप आप जा सकते हैं जनहित याचिका में भी? देखिए, अगर कहीं एजुकेशन का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, या स्कूल्स में और फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसे लाइब्रेरी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं हैं, तो या स्कूल ही नहीं है, बड़े डिस्टेंस पे स्कूल हैं। जैसे मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज से 10 साल पहले की थी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले रियासी वाज पार्ट ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट में मॉडर्न डिग्री कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए। उसमें अबाउट 42 कॉलेजेस जो हैं वो J&K को अलॉट हुए और एक कॉलेज उधमपुर में भी अलॉट हुआ। लेकिन 2007 या 8 में जब रियासी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना तो तब के एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या किया, वो कॉलेज रियासी ले गए, वो कॉलेज रियासी ले गए। तो उधमपुर के लोग आए कि ये तो उधमपुर में मजालता तहसील के लिए अलॉट हुआ था। तो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया कि नहीं, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को हुआ था, तो रियासी वाज पार्ट ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब हमने इसको रियासी में बनाया है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि नहीं, आपको मजालता में डिग्री कॉलेज खोलना पड़ेगा, और ये कोई पिछले 3 साल पहले वो फुल फ्लेज इस्टेब्लिश हुआ है मजालता में। तो यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, स्कूल्स की कमी है, या बच्चों को 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर स्कूल के लिए जाना पड़ता है, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन अप टू ए पर्टिकुलर लेवल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये संविधानिक हक है।
एजुकेशन एक्ट जो पहले 370 एब्रोगेट होने से पहले J&K में अप्लाई नहीं होता था, J&K की असेंबली ने उसको अडॉप्ट नहीं किया था, बाकी पूरे कंट्री में था। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, मतलब जिस तरह से एक पर्टिकुलर लेवल तक। आरपीसी पहले केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चलता था और अब आईपीसी चलता है। अब IPC तो कानूनों चलता है। में बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुए हैं। देखिए, अब ये सब्जेक्ट से हटके करने की बात है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू के लोगों को क्या मिला। पहले तो मैं ये पूछता हूं कि हमारे पास था क्या 370 और 35 के बाद के एब्रोगेशन से पहले। अभी आप कल की डेवलपमेंट देख लीजिए, 3 बच्चे जम्मू के IPL में सेलेक्ट कहो या उनको पिक किया गया अगेंस्ट ए पर्टिकुलर प्राइस। IPL में एक को 2.6 करोड़ मिला, मतलब अलग अलग उनके लेवल गए हैं। 20 लाख। आप मुझे बताइए 370 की एब्रोगेशन से पहले कितने बच्चे जम्मू के IPL में जाते थे, या कितने बच्चे आप एक्सपेक्ट करते थे कि 3 बच्चे जम्मू के जाएंगे? ये तो पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि कश्मीर हमेशा मेरिट लिस्ट में हो सबसे ऊपर रहा है। सकता कि इनके नाम ही उस लिस्ट में नहीं जाते और नाम ही किसी और के जाते, जम्मू का एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। देखिए, जब भी कोई बदलाव आता है, जब भी कोई चेंज आती है और बड़े बेनिफिट्स लेने के लिए कई बार आपको छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। जैसे आप, एक कहावत है, आप कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कुएं से बाहर निकलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत करने में आप कई बार गिरते भी हैं। तो लेकिन अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएं तो आप कुएं से बाहर निकल के आके। अच्छा, हम प्रोटेस्टी को लेकर बात कर लेते हैं। क्या ये लोग भी अपनी जनहित याचिका में डिमांड जो है वो डाल सकते हैं? कौन लोग? अभी तक जिस तरह से कश्मीरी पंडित हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, डेली वेजर्स एसोसिएशन के लोग हैं, कई डिपार्टमेंट के कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उन्हें लेकर भी इस तरह देखिए, काम हो सुप्रीम सकता है? कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया है कि सर्विस मैटर्स जो हैं, नौकरी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दायरे में नहीं आते। ठीक, ये लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। नौकरी में सर्विस मतलब प्रमोशन, ट्रांसफर, ये दिस इज कंडीशन ऑफ सर्विस, और जो कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया है। वो ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई हाई कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में देख सकती है। वो पॉलिसी मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, और पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती अनलेस decision making process of that policy before the conclusion is drawn is wrong। लेकिन सर्विस मैटर्स में पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं जा सकते। आपको देखिए, जो आपने बात की अभी डेली वेजर्स की, कैजुअल वर्कर्स की, ये बड़े पुराने मुद्दे हैं और मुझे उम्मीद है, देखिए, कई सरकारों ने इनको हल नहीं किया, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये जल्द हल हो जाएंगे। यहाँ तक आपने बात की एम्प्लॉइज़ की ट्रांसफ़र पॉलिसी की, उसमें देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक, राइट टू लाइफ उन एम्प्लॉइज़ का जो डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो PM पैकेज के एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज़ हों। देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एक कानून की बात कर रहा हूँ। कानून ये कहता है राइट टू लाइफ इज द टॉप मोस्ट राइट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने से बड़ा कोई राइट नहीं है, और किसी की लाइफ प्रोटेक्ट करने से बड़ी सरकार की कोई ड्यूटी नहीं है। सबसे पहले किसी की लाइफ प्रोटेक्ट करनी है। अब उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना सरकार का दायित्व है, वो अपनी जगह जस्टिफाइड है। सरकार की ये प्ली है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर एम्प्लॉइज़ हैं, डिविजनल ऑर्डर एम्प्लॉइज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर में जिन्होंने अप्लाई किया या कश्मीर डिवीज़न में अप्लाई किया, रूल्स नहीं परमिट करते उनको परमानेंट ट्रांसफ़र करने के लिए जम्मू में। लेकिन वो कह रहे हैं कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद बाय रोटेशन आप उनको जम्मू में लाओ, फिर वो वापस जाएंगे। ठीक, ऐसा हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, मतलब कानून के दायरे में बिल्कुल है। हो सकता है। आपको रूल्स थोड़े अमेंड करने पड़ेंगे। जो रूल 23 है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स 2010, जो कहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता, जैसे जूनियर असिस्टेंट है, टीचर है और पटवारी है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट है। ये जिस डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, जब तक ये टीचर रहेंगे, जूनियर असिस्टेंट रहेंगे और पटवारी रहेंगे, ये उसी डिस्ट्रिक्ट में सर्व करेंगे, अनलेस दे आर प्रमोटेड एज गिरदावर्स और मास्टर्स, वो जो डिविजनल कार्डर पोस्ट है। और जो डिवीजन कार्डर पोस्ट पे लगता है वो उसी डिवीजन में रहेगा, चाहे जम्मू डिवीजन है चाहे कश्मीर डिवीजन में, अनलेस वो स्टेट कार्डर की पोस्ट पे प्रमोट नहीं होता। ये रूल 23 में प्रोहिबिशन है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से या डिवीजन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने किसी की लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, आप रूल 23 को अमेंड कर सकते हो टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट बाई क्रिएटिंग ए क्लास, एक्सेप्शनल क्लास, जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉई हैं और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनके लिए आप क्लास कार्व आउट कर सकते हो कि ये रूल 23 जो है ये बिल्कुल ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर क्लेम नहीं कर सकते, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्सेप्शनल कैटेगरी क्रिएट की जा सकती है पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरीज, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जिसने 10 साल सर्विस की है वो 2 साल के लिए जम्मू आ सकता है, या 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर वापस जाएगा, जैसा भी बनाना है, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करके। ट्रांसफर पॉलिसी बनी। हाँ, तो लेकिन मुझे पॉलिसी कैसे बनेगी? एक पॉलिसी बन सकती है ना, रूल 23 अमेंड करके, रूल 23 अमेंड करके इन दो कैटेगरीज के लिए एक पॉलिसी बन सकती है। लेकिन जो मुझे देखिए, ना इसको सरकारी अफसर अदरवाइज लें, ना एम्प्लॉइज, चाहे वो रिजर्व कैटेगरीज के हों या वो पीएम पैकेज के हों, इसको अदरवाइज ना लें। मैं कानूनी बात कर रहा हूं। जहां तक मुझे लगता है सरकार की मजबूरी ये है कि अगर सरकार उनको परमानेंटली ट्रांसफर करती है, ये एक मॉरल बूस्टर होगा मिलिटेंट्स के लिए। सरकार की भी दुविधाएं होती हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, राइट टू लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स एनश्राइंड इन द। अगर हम भारतीय संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल 21 है, जो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को बाउंड करता है कि आपने हर एक हिंदुस्तानी की लाइफ प्रोटेक्ट करनी है। प्रोग्राम को मैं पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन कानून के दायरे किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे चेंज हो सकता है, जनहित याचिका को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। पब्लिक लिटिगेशन में पूरी तरह से बात हो रही है, तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो आज समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपने कार्यक्रम के माध्यम से ही आज हम आम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आप किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं, बेनिफिट्स उसके क्या कुछ हैं, और अगर आप सही से लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त डेली वेजर्स हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी कानून के तहत किस तरह से लड़ सकते हैं, कैसे कानून की मदद लेकर वो अपना काम करवा सकते हैं, सरकार इस पर काम कर सकती है, इस पर जरूर मंथन हो रहा है। कोई ये ना समझे कि ये जो कानूनी दस्तक में एक कार्यक्रम चला रही हूँ वो भी पॉलिटिक्स के साथ मैच हो गया है। बस ये एक सवाल जो था उसमें से ऐसा लग रहा है कि शायद पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये काम हो सकता है, क्योंकि अगर लाइफ थ्रेट है तो कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो कानून में भी हो सकता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि एक मिलिटेंट्स के लिए बूस्ट रहेगा, जाहिर तौर पर सवाल वही है, क्योंकि आतंकी चाहते नहीं हैं कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित आकर बस जाए, माइनॉरिटी यहाँ पर आकर बस जाए। कई तरह के सवाल हैं जिसमें सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर भी किया है, और कई बार हम अपनी डिबेट्स में भी बात करते हैं कि बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों के हौसले इस वक्त आप देखिए कितने पस्त हैं। लेकिन कानून किस तरह से इन लोगों को राहत दे सकता है, वो बताइए ज़रा। देखिए, इस चीज़ का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं कश्मीर की सोसाइटी का भी दायित्व बनता है, उनकी भी ड्यूटी बनती है, वो भी थोड़ा आगे आएं। और देखिए, पंजाब में टेररिज्म खत्म हुआ, कोई कारण है ना खत्म हुआ, कारण ये था कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिली उनको। जब ऑनस्लॉट आया उनके ऊपर, सोसाइटी की तरफ से कहीं सपोर्ट नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर की सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की सोसाइटी को भी आगे आके टेररिज्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ लेबर क्लास, ना ही सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज, ना ही सिर्फ पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज, बल्कि
ये टेररिज्म जो है ये कश्मीर के लिए भी खतरा है, कश्मीर की सोसाइटी के लिए भी खतरा है। जैसे अभी आपने हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर हैं उनका बयान सुना होगा कि जब आप सांप पालोगे अपने पीछे वाले जो बैकयार्ड में, वो सिर्फ आपके नेबर को नहीं काटेगा, वो कभी आपको भी काट सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए खतरा है टेररिज्म। तो सोसाइटी में तो कश्मीर की सोसाइटी भी आती है। तो अब एक स्टेज आ चुकी है, चूंकि सरकार पूरा आंसलाट लेके टेररिज्म के खिलाफ बोल रही है और टेररिस्ट की जो है टेररिज्म की कमर टूटी हुई है। अब वो ना आर्मी के साथ लड़ पा रहे हैं, ना बीएसएफ के साथ, ना सीआरपीएफ के साथ, ना जेकेपी के साथ। अब उनको सॉफ्ट टारगेट कौन मिल रहा है? कहीं कोई लेबर देख लिया, कहीं कोई मनाटी कम्युनिटी का कोई कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय देख लिया, या रिजर्व कैटेगरी का देख लिया। लेकिन दिस इज द स्टेज, दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन सोसाइटी ऑफ कश्मीर शुड कम स्टेप पब्लिक अहेड। इंटरेस्ट लिटिगेशन में महिलाओं के क्या अधिकार हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है? देखिए ऐसा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि महिलाओं के क्या अधिकार है और पुरुषों के क्या अधिकार हैं। अधिकार जो कानून के दायरे में हैं वो पुरुषों के भी हैं, वो महिलाओं के भी हैं। अब महिलाओं के कौन कौन से अधिकार हैं वो अलग अलग कानून में हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, मेंटेनेंस है, राइट टू इक्वलिटी है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन सिलेक्शंस इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। कभी कोई ऐसा कानून बन जाए जिससे आपको कोई लगे नहीं ये महिलाओं के राइट हिट हो रहे हैं, आप पब्लिक इंटरेस्ट में जा सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी, हालांकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आर्मी में महिलाओं को इनएलिजिबल किया गया था, लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट दी। और जिस तरह से गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है उसमें बाधा बनता है कोई, उसे मद्देनजर रखते हुए किस तरह से बाधा मतलब जैसे कोई काम किया जा रहा है, लोगों की तरफ से उसमें अड़चन डाली जा रही है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, For example, ऐसे निकालना चाहिए। जैसे सिटी के अंदर एक रोड बनाया जा रहा है या फुटपाथ जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, और दुकानदार आरोप लगाते हैं कि ये सही से सर्वे नहीं हुआ है, एरियल सर्वे जो है वो सही नहीं किया गया था, उस केस में किस तरह से कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना या कोई प्लान बनता है उस पे सर्वे होता है। सिर्फ एरियल सर्वे नहीं होता, ज़मीनी सतह पे भी होता है। और पिछले दिनों सिटी एरिया की अगर हम बात करें, रघुनाथ बाजार टाइप जो एरिया हैं, वहाँ से लोगों का आरोप ये आया था कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ वो काम कर रही है, लेकिन सर्वे सही से नहीं हुआ है, जहाँ से गाड़ी निकल नहीं पाती है वहाँ पर अब तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। तो उस केस में क्या लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जा सकते हैं? देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा सबसे पहले हित किसका देखना होता है? जनता का। जनता का। अगर जनता का हित कहीं वायलेट हो रहा है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में जा सकते हैं। जो आपने स्मार्ट सिटी की बात की, देखिए मैंने भी मीडिया में सुना, पोर्टल मीडिया में कई दुकानदारों की एसोसिएशन इसको अपोज कर रही है। वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। वो जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं सड़कें ऑलरेडी चौड़ी नहीं हैं, अगर आप फुटपाथ बनाएंगे ये और इनकी विड्थ और कम हो जाएगी। मैं किसी हद तक उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसी रोड्स के ऊपर जितनी भी वो रोड है, जितनी भी उसकी विड्थ है, ना वहां पे कोई पैदल चल सकता है, ना वहाँ पे कोई टू व्हीलर लेके जा सकता है। आप हर 2 मीटर के बाद कोई टू व्हीलर वाला किसी को इधर मार रहा है, कोई इधर गिर रहा है। अब आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए? अगर ट्रैक बन जाए ठीक, तो ट्रैक पे लोग चल सकते हैं, और ट्रैक पे एनक्रोचमेंट ना हो तो लोग चल सकते हैं। अगर आप ट्रैक के ऊपर भी एनक्रोच करेंगे तो लोग फिर से सड़क पे चलेंगे। ये सोचने की एक दृष्टि है कि आप इसको कैसे सोचते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दूं, इसको कोई अदरवाइज ना ले। एक रूट है, सपोज परेड टू जानीपुर, परेड टू गांधीनगर, 2 रूट्स हैं। उस रूट्स पे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने 100 परमिट दिए हैं मेटाडोर्स के, जम्मू टू परेड टू जानीपुर, 100 दिए हैं परेड टू
गांधीनगर, राइट। अब एवरेज जो कम्यूटर है, एवरेज कम्यूटर सफर करने वाला परेड टू जानीपुर या परेड टू गांधीनगर अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। किसी दिन 100-200 ज़्यादा निकलेगा, किसी दिन 100-200-300 कम निकलेगा, एवरेज सेम रहती है। अब आप देखें, मैटाडोर का ड्राइवर एक सवारी को उठाने की होड़ में कई बार मैटाडोर टेढ़ी लगाता है ताकि पिछले वाला आगे ना चला जाए, और पीछे ट्रैफिक जाम रहती है। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई स्कूल जा रहा है, बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई, बड़ी बार डायरेक्शंस इशू हुई, लेकिन खुद भी सोचना पड़ता है, ठीक। अब किसी दिन एक मैटाडोर वाले को 10 सवारियां ज्यादा मिल जाएंगी या 20 मिल जाएंगी ज्यादा, दूसरे दिन उसको कम मिलेंगी, दूसरे को ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन एवरेज महीने की देखेंगे तो उतनी ही निकलेगी। लेकिन नुकसान कितने हैं जब आप टेढ़ी गाड़ी लगाते हैं ताकि पिछली वाली मैटाडोर आगे वाली सवारी ना उठा ले, पीछे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, वो भी लेट हो रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, वो भी लेट हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है मरीज, कोई एम्बुलेंस को देखो कई बार रास्ता नहीं मिलता। वैसे ही एक मार्केट में अगर 100 दुकानें हैं एक ही तरह की, तो उस मार्केट में ग्राहक तो वही आएगा जितना आना है। अगर आप अपना सामान बाहर नहीं लगाते तब भी उसी मार्केट से सामान लेना है ग्राहक ने। अगर मैं अपनी दुकान के 2 फुट बाहर सामान लगाता हूं, आपकी दुकान मेरे बगल में है, आप 3 फुट बाहर लगाएंगे, जो आपके बगल में होगा वो 4 फुट बाहर लगाएगा, नुकसान किसको है? ग्राहक तो उतना ही है। आज मेरे पास 6 ग्राहक आएंगे, आपके पास 8 आ गए, कल मेरे पास 8 आ सकते हैं, आपके पास 6 मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सारा काम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आप करवा सकते हैं, ये आपके हक हैं, यहाँ से आप इंसाफ ले सकते हैं। देखिए, मैं ये आपने स्मार्ट सिटी के उपलक्ष्य में कंसर्न में बात पूछी, ये मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि सड़कें तंग हैं, ठीक, आपको ये 12 नहीं खा रहा, तो आप ये देखिए कि जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, किसी टाइम मेन मार्केट थी जम्मू की रघुनाथ बाजार, अब अटेंशन कहाँ डाइवर्ट हो गई? अप्सरा रोड, राइट। जब अप्सरा रोड पे लोगों को गाड़ियां लगाने में दिक्कत आई, लोग कहाँ चले गए? वेव मॉल्स चले गए, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए, राइट। अब कुछ लोग जैसे फुटवेयर परचेज करने हैं या ट्रैक सूट्स परचेज करने हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो गंगयाल में जो आउटलेट बने हैं कंपनीज के, वहाँ जाते हैं। तो जब आप अपनी मार्केट को ग्रो नहीं होने दोगे तो पब्लिक जो है, जब उसको इनकन्वीनियंट रहेगी उस मार्केट में जाना, तो वो अपना ध्यान कहीं और लड़ाएगी। इसलिए प्रोग्रेस करने के लिए छोटे छोटे कई बार सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ये दुकानदारों के हित में है। मैं ये कहूँ कि अगर सिटी डेवलप हो रही है, उनके हित में है। अगर उनको लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए, वो अपना पक्ष आगे रख सकते हैं। तो जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो कंपनी है, जो भी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको देखना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर बात हो रही थी कि आम लोग अपनी हक की आवाज़ किस तरह से बुलंद कर सकते हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी अगर आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप कैसे अपनी ग्रीवेंसेस को जो है वो सामने रख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अधिकार बनाए हुए हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए जनहित याचिका को लेकर आज बातचीत हो रही थी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।